गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में जिसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। इसमें लगभग जो है 7 से लेकर 8 मॉड्यूल्स होंगे जिनको हमने ब्रेकअप किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में जो मेन चीजें हैं जो कि हमें समझनी है, तो उसके लिए जो भी इस पर्टिकुलर लेक्चर की आउटलाइन है वो इस प्रकार रहने वाली है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें देखनी होंगी, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहली चीज जो है कि हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए फाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने देखा होगा कि आप यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या आप सपोज कर लीजिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आप जो भी फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं तो उनके लिए कुछ परमिशंस होती हैं। कौन पर्टिकुलर यूजर किस चीज को एक्सेस कर सकता है या एक्सेस नहीं भी कर सकता है, तो उसकी जानकारी हम पहले आपको इस मॉड्यूल में देंगे, जिसके लिए हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो मेंशन किया है कि बेसिक एंटी फाइल सिस्टम की परमिशंस क्या होती हैं, या आप सिंपल इसको एनटीएफएस सिस्टम भी कई बार कहा गया होगा, या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम भी कहते हैं। तो इन परमिशंस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और जो बेसिक चीजें हैं कि किस तरह से आप इसको अगर देखना चाहेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये कहाँ पे दिखेंगी, इनको किस तरह से आपको चेंज करना है, तो वो सारी जानकारी भी इस पर्टिकुलर लेक्चर के इस मॉड्यूल में आपको मिलेगी। थर्ड चीज है जो कि आपको और समझनी है, ना सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज से अलग है, हो सकता है कि आपने उसका यूज किया हो, उसको हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो मैं उबंटू सिस्टम यूज करूंगा, तो उसमें भी हम फाइल्स और परमिशंस को किस तरह से देखते हैं। फाइल्स यदि डायरेक्टरीज को एक्सेस करना होगा तो किस तरह से करेंगे, कौन यूजर एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होंगी। तो मेजर चीज ये है कि हम ये सारा जो भी फाइल डायरेक्टरी और जो भी फोल्डर्स यदि आप बनाते हैं सिस्टम में, तो उनको पहले किस तरह से हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रखा है, ठीक है, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपका से फॉर एग्जांपल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उनकी बेसिक परमिशंस क्या है, कौन सा यूजर किसको और कब एक्सेस कर सकता है। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें परमिशंस को बहुत संभल के यूज करना चाहिए। किसी को अगर हम एक्सेस राइट्स दे रहे हैं तो भी सही से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए डेटा चोरी और आपकी प्राइवेसी बचाने में आपकी मदद करता है। या किसी तरह का कोई भी इंट्रूजन होना चाहता हो आपके सिस्टम में, तो ये आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो ये बेसिक आउटलाइन रहेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। तो पहले एक बार देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस के लिए, और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो कभी भी अगर आप देखेंगे, चाहे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो परमिशंस को सेट करना सबसे बेसिक एलिमेंट माना गया है यदि आप सिक्योरिटी के पैरामीटर्स में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको देखना पड़ेगा, कोई भी फाइल बनाते हैं कोई भी फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी फाइल रखी है या सब फोल्डर्स रखे हैं, तो उसकी परमिशंस बहुत ही जरूरी है, ताकि वो आपके लिए बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं, लेकिन सबसे बेसिक काम जो आप कर सकते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसकी परमिशन है। ठीक है, जिसको आप अनुमतियां भी कह सकते हैं। और करेक्ट परमिशंस को असाइन करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारी परमिशंस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देगा। ठीक है, लेकिन कब कौन सी परमिशंस आपको यूज करनी है, क्यों? क्योंकि आपको यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम सभी यूजर को सभी कुछ एक्सेस प्रोवाइड कर सकें, किसी को कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्ट करना भी पड़ सकता है। और ये करने से आपके लिए जो भी डेटा आपके सिस्टम में मौजूद है उसकी प्राइवेसी, ठीक है, बचाने में आपकी मदद करेगा। या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर इंट्रूजन है, जिसको आप मलिशियस इंट्रूजन भी मान सकते हैं, यदि आपने परमिशंस को सही से रखा होगा, तो ये भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि परमिशन स्पेसिफाई कौन करेगा कब करेगा और किस प्रकार की आपके पास परमिशन है, तो वो आप कर क्यों रहे हैं। जैसे आप किसी भी फाइल के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो वो वाली फाइल आप कौन पढ़ सकता है या कौन यूजर उसे पढ़ सकते हैं, रीड, कौन यूजर उसमें लिख सकते हैं यदि राइट करने की बात करी जाए। मॉडिफिकेशन एक अलग चीज है जो कि हम आगे देखेंगे कि अगर मॉडिफाई करने की बात हो रही है तो किस तरह से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और कौन से यूजर के पास वो परमिशन या प्रिविलेज होनी चाहिए। एंड फाइनली हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपका पास कोई भी कंटेंट अगर रखा गया है, सपोज कर लीजिए वो फोल्डर्स में है, सब फोल्डर्स में है, या किसी भी तरीके की साइट पे है, तो कौन उसको एक्सेस कर सकता है।
तो किस यूजर को आपने वो परमिशन और राइट्स दिए हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो कि इंपॉर्टेंस से ही लाइन अप होती है, कि फाइल्स परमिशंस को डिटरमाइन कौन कर रहा है, कौन उसके बारे में आपको बताएगा, कौन उसके लिए आपको निर्धारित करेगा कि ये निर्देश है, आप ये फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये फोल्डर्स और सब फोल्डर्स को आप एक्सेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि ये सारे काम आपके लिए करेगा। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास कंप्यूटर की सभी फाइलों तक पूरी पहुंच होती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और वह इन फाइलों पर अनुमतियां को बदल भी सकता है, यानी जो भी परमिशन आप दे रहे हैं, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा रोल है जो कि आपको किसी भी फाइल के लिए परमिशंस कैसे बदली जा सकती हैं, ठीक है, और किस तरह से आप उसको यूज करेंगे, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर के सभी फाइलों तक पूरी तरह से आपकी उसकी पहुंच होती है। एक महत्वपूर्ण चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि आप परमिशंस को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, वाई चेंजिंग द फाइल परमिशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ऐसा क्यों है? तो मेजर चीज, अगर आप सामान्य उत्तर की बात करते हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता जो कि आपका यूजर है, ठीक है, को नेटवर्क में प्रत्येक फाइल तक पूर्ण पहुंच की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो हर एक यूजर को आप पूरा एक्सेस नहीं दे सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, जो कि आपके डेटा से संबंधित है, या आपने जो भी फाइल्स वहां पे रख रखी है उसमें आपकी इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी भी हो सकती है। इसीलिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। सभी यूजर्स के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम एक हायरार्की बना के चलते हैं। लेकिन वाई वुड वी नॉट वांट एवरी यूजर टू हैव द फुल एक्सेस? हम ऐसा क्यों नहीं चाहते? हम आपको पहले बोल रहे हैं कि आपको एक्सेस नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमने ऐसा किया क्यों? पहला रीजन है प्राइवेसी का, और दूसरा है प्रोटेक्शन का। जो डेटा आपका है, वो सिर्फ आपके बारे में, जो आपकी जानकारी जिस डेटा ने रखी हुई है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो दैट इज प्राइवेट टू यू। वो आपके लिए एक प्राइवेसी का इशू है और उसको ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है प्रोटेक्शन का, कि आप उसको किस तरह से बचाएंगे। अगर डेटा कहीं पे स्टोर किया गया है, ठीक है, वहां तक किसी की पहुंच हो सकती है, तो वो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन अगर आपने किसी यूजर को अगर एक्सेस ग्रांट कर रखी है, तो वो क्यों करेगी? तो आपको दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। और परमिशन इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होंगी। यदि सही से आपने परमिशन दी है, तो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें आप उनको किसी भी तरह का इंट्रूजन हो रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी आपके पास जिसको आप घुसपैठ कह सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं सबसे पहले बात करूंगा, यदि ठीक है, तो आपके पास बेसिक एनटीएफएस परमिशंस क्या क्या है, तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही बेसिक परमिशंस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो एक एक करके देखेंगे कि इसमें कौन सी चीजें आपको किस तरह से यूज करनी है। तो एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल रखी है, दैट इज sample.txt, जिसके बारे में मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी दिखाया है। और किस तरह से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको ट्रैवर्स करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, तो मैं उसकी भी जानकारी अभी आपको दूंगा। ये वाला जो परमिशन सब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपकी 6 यहाँ पे सिंपल रोज लिख रही है, तो वो बेसिकली परमिशन है। तो ये 6 स्टैंडर्ड परमिशन के टाइप होते हैं, जो कि किसी भी फाइल्स और फोल्डर्स में अप्लाई किए जा सकते हैं, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है। हर एक लेवल रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस यूजर्स जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी भी मैं आपको एक एक करके देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूँ, तो सबसे पहले लिखा है कि फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल, जैसे उसका नाम निर्धारित करता है, ये यूजर को परमिट करेगा क्या करने के लिए। कोई भी यूजर अगर आपके पास फुल कंट्रोल के साथ, अगर उसके पास परमिशन का टाइप है, जिसको हम स्टैंडर्ड परमिशन भी कहते हैं, बेसिक परमिशन भी कहते हैं, तो वो क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है फाइल के नाम को, सब फोल्डर्स को, नेविगेट कर सकता है किसी भी सब फोल्डर्स के लिए, डेटा को व्यू कर सकता है फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, ऐड कर सकता है फाइल सब फोल्डर्स को फोल्डर्स के अंदर, चेंज कर सकता है फोल्डर्स की फाइल्स को, डिलीट भी कर सकता है। तो ऐसा आपके पास है, यानी पूरा कंट्रोल आपने दिया हुआ, तो ये परमिशन कहलाती है फुल कंट्रोल। यदि मैं मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई की बात करूं, यदि आपने ऐसा किसी को परमिशन दे रखी है, तो उसके पास भी, यूजर के पास यदि मॉडिफिकेशन की परमिशन है, तो वो व्यू कर सकता है फाइल के नेम्स को और सब फोल्डर्स को, नेविगेट कर सकता है सब फोल्डर्स को, व्यू कर सकता है डेटा इन दी फोल्डर्स फाइल्स के लिए, ऐड कर सकता है फाइल्स एंड सब फोल्डर्स टू द फाइल, चेंजेस कर सकता है फोल्डर्स एंड फाइल्स को, डिलीशन करेगा, ओपन एंड चेंज करेगा फाइल को। लेकिन अब आप पूछेंगे सर कि मॉडिफिकेशन और फुल कंट्रोल में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ,
फुल कंट्रोल की जब आप बात करेंगे तो आप ओनरशिप की बात कर सकते हैं। तो आप आपके पास अगर फुल कंट्रोल है तो आप ओनरशिप अपने पास ले सकते हैं किसी भी फाइल की, किसी भी फोल्डर की। और या फोल्डर की बात करेंगे तो फोल्डर के अंदर मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है। यदि आप पहले मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ रीड एंड एग्जीक्यूट, तो रीड एंड एग्जीक्यूट की यदि मैंने सिंपल लिखा तो अभी भी आपके पास व्यू की परमिशन है फाइल नेम्स के लिए और सब फोल्डर के नाम के लिए, ध्यान रखिएगा। नेविगेट कर सकते हैं आप सब फोल्डर्स को, व्यू कर सकते हैं डेटा को इन फोल्डर्स फाइल, किसी भी फोल्डर्स के अंदर जो फाइल है उसके डेटा को आप व्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने बोला एग्जीक्यूट, इसका मतलब है आपको रन करने की भी अथॉरिटी और परमिशन रहेगी, यानी आप एप्लीकेशंस को रन भी कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर बात आती है लिस्ट ऑफ फोल्डर कंटेंट्स की, तो जैसे आपने नाम यहाँ पे लिखा, अगर मैं बोलता हूँ लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, तो अभी भी आपके पास एज अ यूजर एक परमिशन होगी जिसमें आप व्यू करेंगे फाइल नेम्स को, सब फोल्डर्स के नाम को, नेविगेट करेंगे सब फोल्डर्स के लिए, व्यू करेंगे फोल्डर्स के लिए। लेकिन ये आपको परमिट नहीं करेगी एक्सेस करने के लिए फोल्डर्स की फाइल्स को। अभी जैसा नाम है लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, तो आपने यहां तक के बात कर ली है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई भी परमिशन नहीं होगा ताकि आप फोल्डर्स के अंदर रखी गई फाइलों को एक्सेस कर पाए। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। रीड की बात है, जैसा नाम है, तो आपके पास सिंपल क्या परमिशन होगी, व्यू की, ठीक है, नेविगेशन की सब फोल्डर्स के लिए, ओपन कर सकते हैं आप फाइल्स, कॉपी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं डेटा को फोल्डर्स के अंदर रखी फाइलों के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक चीज लिखी है राइट। राइट का मतलब है रीड परमिशंस आपको दिए जा रहे हैं, प्लस आपके पास परमिट कर रहे हैं यूजर को क्रिएशन के लिए, फोल्डर का क्रिएशन आप कर सकते हैं, नई फाइल्स को आप ऐड कर सकते हैं, फाइल्स का डिलीशन भी हो सकता है, ठीक है। आखिरी में मैंने आपको देख लिया होगा कि 6 परमिशंस के बारे में बताया है जो कि बिल्कुल बेसिक है। यदि आप देखना चाहेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो यदि मैं इसकी बात करूं तो आपको मैं वो भी एक बार दिखा देता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि टेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर कोई भी एक ब्लॉक फाइल बनी है, तो आप अगर राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज के लिए तो आपके पास इस तरह का टैब खुलेगा। तो वहां पे मैंने सैम्पल डॉट टीएक्सटी की बात करी थी, तो यहाँ पे डॉक फाइल है मेरे पास जिसका नाम डॉक डॉट टीएक्सटी है। आप किसी भी प्रकार की फाइल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी टैब दिखता है जहाँ पे लिखा है कि ग्रुप और यूजर नेम्स क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना होगा चेंज परमिशंस के लिए आपको बोला गया है एडिट करने के लिए, परमिशंस फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। तो ये आपके पास नॉर्मल जो परमिशंस की बात हमने की थी कि फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट, तो ये सारी परमिशंस आपको मिलेंगी। लेकिन अभी हम स्पेशल परमिशंस पे बाद में जाएंगे। एडिशन के लिए अगर आप एडिट पे करेंगे क्लिक, तो आप इस तरह पे देख सकते हैं कि आप सिंपल एडिशन किया जा सकता है, ठीक है। यानी आप कौन सी चीजों को अलाउ करना चाहते हैं, किसको डिनाई करना चाहेंगे, तो वो सारा यहां से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो वो वापस अगर आप पीपीटी में जाएंगे तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी। तो इसे हम बेसिक परमिशंस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवांस परमिशंस के लिए। इसको मैंने 3 बॉक्सेस में तोड़ रखा है, ठीक है, लेकिन मैं पहले पूरी संपूर्ण लिस्ट की बात करूंगा जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको 14 रोज में मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ फाइल्स फोल्डर्स के लिए हैं इस तरह से, तो उनको भी एक एक करके मैं आपको तुरंत बताता हूँ। लेकिन मैं बेहतर चीज है कि अगर आपको उसको करना है अपने सिस्टम पे तो आप कैसे करेंगे, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने आपको नेविगेशन दिखाया था कि वहां पे नीचे एक टैब में लिखा है कि अगर आपके पास एडवांस परमिशन या फिर आप स्पेशल परमिशन की बात करेंगे तो वो कैसे आपको मिलेंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने। जब आप राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज के लिए, सिक्योरिटी टैब में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एडवांस का ऑप्शन है। तो हम स्पेशल परमिशन की बात करने जा रहे हैं। तो हम अभी इस टैब पे लौट के आते हैं। पहले मेरे को स्लाइड में एक बार चीजें आपको बतानी होंगी। देखिए, जब आप परमिशंस की बात करते हैं तो लिस्ट, फोल्डर, रीड डेटा, तो अलॉन्ग विद दी परमिशन जो आपको पहले दिया गया था उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऐसी परमिशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको ग्रांट करना है एक्सेस किसी फाइल और फोल्डर को, आपने पहले सपोज कर लीजिए कोई नया फोल्डर बनाया होगा या कोई हो सकता है कि एग्जिस्टिंग फोल्डर आपके पास हो। अब आपको करना क्या है, आपका वो एक नीड है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन उस चीज को एक्सेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको दिमाग में ये भी चीज रखना है कि बाय डिफॉल्ट भी आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो कि एक्सेस करेंगे उस ओरिजिनल फोल्डर, ठीक है। तो जो नया फोल्डर आपने बनाया है, ठीक है, तो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, यदि उसके अंदर कोई फाइल है तो वो फाइल किस तरह से आपको मैनेज करनी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नाम है लिस्ट, फोल्डर और रीड डेटा,
तो लिस्ट फाइल्स इन द फोल्डर और रीड डेटा इन अ फाइल। तो इस तरह से आपके पास परमिशंस होंगी, और ये परमिशंस अभी हम देखेंगे भी कि कहाँ पे हमको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको टैब में मिलेंगी। रीड एट्रीब्यूट्स, रीड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो फाइल के आपके पास एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे किसी भी फाइल और फोल्डर के लिए। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगे, तो हम उसको भी वहां पे बात करेंगे। लेकिन ये वाली परमिशंस आपको नॉर्मल स्पेशल परमिशंस में मिलेंगी, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। एक बार अगर आप इसको व्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मिलता कहाँ से है? तो मैं वापस पहले वहां टैब में जाता हूँ। तो अगर आपने सिंपल यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टीज में, तो सिक्योरिटी टैब आपके पास है। सबसे पहले हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी परमिशन इस तरह से आपको दिख रही होंगी। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कुछ एडिट करना चाहेंगे, सपोज कर लीजिए, अभी मैं इस पे नहीं आता हूँ, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब क्लिक करेंगे एडिट, तो आपके पास इस तरह से मिलेगा। ग्रुप और यूजर नेम्स को यदि आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स क्लिक करके आपको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेंगे, जहां पे आपको एंटर ऑब्जेक्ट्स करने के लिए किस तरह से वहां पे नाम लिखे जा सकते हैं, तो वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी होगी कि एंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ पे लिखा गया है, और टाइप करना होगा नाम यूजर और ग्रुप का। ठीक है, जो कि आपके फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशंस दे जा रहा है। हिंट के तौर पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो आप नेम्स को चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से नेम्स वहां पे ले सकते हैं। फिर फाइनल में आपको ओके क्लिक करना होगा, और वापस से आपको कंटिन्यू करना होगा परमिशंस के लिए। तो ये तो नॉर्मल का काम हो गया। लेकिन यदि मैं अगर आपसे बोलूं कि हाँ, एडवांस परमिशंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एडवांस फोल्डर परमिशंस के लिए आपको सेट करनी होंगी परमिशंस। तो आप लिमिटेड नहीं है। पहले हमने देखा कि खाली फुल कंट्रोल था, मॉडिफाई था, रीड एग्जीक्यूट था, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स था। अब फोल्डर परमिशंस जो है वो आपका ओनर जो आपके फोल्डर का है वो चेंज कर सकता है, या फिर आपने किसी को परमिशंस दे रखी हो, उसको ओनर बनाया हो स्पेसिफिकली, तभी वो उस चीजों को चेंज करेगा। तो देखिए उसको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम वापस वहीं आते हैं, एडवांस में मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके पास लिखी गई हैं। ठीक है, अगर आप इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं परमिशंस के तौर पे। तो ये चीजें आपको एक बार करके भी देखनी पड़ेगी कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए मैं पहले इसको डिसेबल करता हूँ, तो रिमूव कर देंगे ऑल इनहेरिटेड परमिशंस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, सो ये हट जाएगा। ठीक है, अगर अब आपको उसको ऐड कराना है तो आप ऐड करने के लिए यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट द प्रिंसिपल में आप देखिए फिर से आपको वैसे ही एक ऑब्जेक्ट नेम मिलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल एक टाइप कर देता हूँ गेस्ट करके, और इसको मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो ये बेसिक परमिशंस है, हमें बेसिक परमिशंस पे नहीं जाना है। मैंने शो करा कि कौन कौन सी आपके पास एडवांस परमिशंस है, तो ये देखिए आपकी एडवांस परमिशंस। आप क्लियर ऑल करेंगे तो सारी परमिशंस अब आपके पास हट जाएंगी। तो ये सारी पूरी लिस्ट वही है जो मैंने आपको एडवांस परमिशंस में दिखाई। तो आप एक एक करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनको यूज किया जा सकता है। और फाइनली अगर आपने जिसको भी चेक किया है और आप ओके करेंगे तो आपके पास फोल्डर में वो सारी परमिशंस मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप स्पेशल परमिशंस और बेसिक परमिशंस को देख सकते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब हम वापस चलते हैं जो हमारे पास स्लाइड थी। अब यही काम अगर आपको एक्सेस करने के लिए लिनक्स फाइल सिस्टम की बात करी जाए तो लिनक्स में ये काम किस तरह से होगा। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि आपके लिए नया हो और आपने उसको ना देखा हो, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही जल्दी से दे सकता हूँ। देखिए, लिनक्स फाइल सिस्टम्स में कुछ सेक्शंस होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें काम करना चाहेंगे और इसके भी एक्सेस परमिशंस को अगर आप समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके जो भी हैं उसमें कुछ सेक्शंस है, जिसमें एक आपके पास रूट डायरेक्टरी होगी, और रूट को हम इस तरह से लिखेंगे। आपके पास स्पेसिफिक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होगा, और फॉर्मेट किस तरह से आपके पास है, तो फॉर्मेट के लिए ext3 ext4, जिसको हम एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम ही कहते हैं। ठीक है, इसमें से जो exts हैं कुछ हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल ना हो। ठीक है, मतलब ऑब्सलीट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम उसको यूज नहीं करते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वो आपको दिखाई देंगे। फिर एक पार्शियल और एक लॉजिकल वॉल्यूम होगा, जिसमें एक आपका पर्टिकुलर फाइल सिस्टम होगा जहां पे आप इस तरह से काम करेंगे। तो लिनक्स फाइल सिस्टम की आपकी अगर बात की जाए
तो ये जनरली एक बिल्ट इन लेयर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और किस लिए, ताकि आप हैंडल कर सके डेटा मैनेजमेंट किसका, स्टोरेज का। और ये हेल्प करता है आपको अरेंज करने के लिए फाइल को डिस्क स्टोरेज पे, ठीक है। ये मैनेज करेगा कुछ चीजें आपके लिए, फाइल नेम, फाइल साइज, क्रिएशन डेट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि फाइल से रिलेटेड। लिनक्स फाइल सिस्टम से कुछ की फीचर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यदि आप इनको याद रखेंगे तो आपको भी आराम रहेगा आपको आगे काम करने के लिए। इसे स्पेसिफाई करना हो पाथ, तो लिनक्स में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप विंडोज में ही काम कर रहे हैं और लिनक्स को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैकस्लैश जैसी कोई भी चीज यूज नहीं होती है, हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आप पाथ लिखेंगे तो आपको फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा, विंडोज में आपको बैकस्लैश मिलता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी जानकारी है जो कि आपको याद रखनी होगी। यदि आप पार्टीशंस, डायरेक्टरीज और ड्राइव्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछेंगे मेरे से, तो लिनक्स याद रखिएगा कभी भी ड्राइव लेटर्स को यूज नहीं करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए ड्राइव्स को, जैसे विंडोज करती है। लिनक्स में ऐसा है कि हम ये नहीं बता सकते कि वी आर एड्रेसिंग अ पार्टीशन, कि हम नेटवर्क ड्राइवाइज को कर रहे हैं या फिर हम एक ऑर्डिनरी डायरेक्टरी और ड्राइव को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विंडोज से थोड़ा सा अलग है। केस सेंसिटिविटी भी है लिनक्स, जो आपका फाइल सिस्टम है वो केस सेंसिटिव है, और ये डिस्टिंग्विश करता है लोअर केस और अपर केस के फाइल नाम नेम्स के लिए। ओके, तो ये डिफरेंट तरीके से चलता है। यदि आपने स्मॉल लेटर्स यूज करे हैं और यदि आपने कैपिटल केस यूज किया है तो केस सेंसिटिव उसको अलग अलग ही मानेगा। फाइल एक्सटेंशंस की यदि आप बात करें तो लिनक्स में क्या है कि एक फाइल जो भी है मे हैव द एक्सटेंशंस, ठीक है, बट ये आपके लिए जरूरी बात नहीं। आपके पास फाइल एक्सटेंशंस हो भी सकते हैं और फाइल एक्सटेंशंस नहीं भी हो सकते, ठीक है। हिडन फाइल्स क्या होती हैं? लिनक्स डिस्टिंग्विश करता है स्टैंडर्ड फाइल्स और हिडन फाइल्स के बीच, ठीक है। और बहुत जगह पे यदि आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फिर आप कुछ इस तरह के फाइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हिडन फाइल्स होती है जिनको वो लिखता है डॉट से। तो अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो लिनक्स में आपको डॉट कॉन्फिग के नाम से दिखाई देगी। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन आपके लिए सहायक रहेंगी यदि आप लिनक्स फाइल सिस्टम्स के में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। कौन कौन से लिनक्स के फाइल सिस्टम्स हैं, EXT है, XFS है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी देख सकते हैं। ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। यदि आप लिनक्स फाइल सिस्टम में पहली बार सपोज कर लीजिए ओपन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या क्या उसमें से एक्सेस करना जा रहे हैं, फिर कौन सी फाइल कहाँ पे है, उसके बेसिस पे ही आप उसकी प्रिविलेजेस और उसकी परमिशंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया, अगर स्लैश लिखा है दैट मीन्स वो आपके लिए रूट है, और रूट जो है वो बेसिकली एक होम डायरेक्टरी है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाए या फिर सुपर यूजर कहा जाए ऑफ सिस्टम के लिए। ये सेपरेट है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए, ठीक है। तो इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी यदि आप एक बार उबंटू सिस्टम को यूज करना स्टार्ट करेंगे। स्लैश बिन स्लैश ईटीसी जितनी भी यहाँ पे जो भी डायरेक्टरीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी, तो स्लैश बिन जो होती है जैसे इसका नाम है, ये डायरेक्टरी है जो कि कंटेन करती है सारी बाइनरीज को, ओके, और सम ऑफ द एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स जो कि आप रन करते हैं, ठीक है, जिनको आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे मैंने मेंशन करी है और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज है तो वो आपको समझने में भी मदद होगी। जैसे स्लैश ईटीसी लिखा है तो यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको मिलेंगी अपने सिस्टम से, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हम स्लैश ईटीसी को बोलते हैं स्लैश एक्सेट्रा, मतलब जो चीजें हमारे यूज की नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा मानिएगा नहीं, ये नाम के हिसाब से नहीं है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, स्लैश बूट हो गया, ठीक है, आपको मिलेगा स्लैश डेव हो गया, स्लैश होम, स्लैश लिव, स्लैश मीडिया, तो एक एक करके आप उनको पढ़ सकते हैं। यदि आप उसको विजुलाइज करना चाहें तो विजुलाइजेशन के लिए भी आपके पास कमांड्स लिखे गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको एक्सेस कंट्रोल करना है, जैसे हम विंडोज में कर रहे थे परमिशंस की बात, तो अब हम उस किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरीके से चलता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप आईडी का और यूजर आईडी का, जो कि आपके विंडोज की तरह से नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिसको हम ACLs भी कहते हैं, ठीक है, और उसकी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जिनको हमें मालूम होना चाहिए। तो यूजर जब भी लॉग इन करेगा यूनिक्स में, ठीक है, और उसके पास अगर राइट होगा किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो एक एंट्रीज करता है, ठीक है। मान लिया हमने लॉग इन किया तो हमारे पास एक यूजर आईडी और एक यूजर नेम का नेम, एक पासवर्ड होता है। तो वैसे उसकी एंट्री भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक फाइल जिसको हम पासवर्ड फाइल कहते हैं उसमें स्टोर होती है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं
क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया तो ये एंट्रीज मेरे को पासवर्ड वाली फाइल में दिखती है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे तो यूजर यूनिक्स जब भी आप यूज करेंगे या उबंटू यूज करेंगे या लिनक्स सिस्टम यूज करेंगे तो उसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि अकाउंट का नाम क्या है, आपने कोई पासवर्ड दिया होगा तो वो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड आपको दिखेगा, ये उसका यूजर आईडी है, ये ग्रुप आईडी है। इसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको कुछ कमांड भी बताऊंगा। रियल लाइफ में उसका नाम क्या है, लेकिन अभी उसका नाम थोड़ा सा अलग दिखाई देगा जब वो फाइल में आके स्टोर होगा। कहाँ से वो फाइल स्टार्ट हो रही है और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई शेल प्रोग्राम है तो ये शेल क्या होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी कि किस तरह से हमको ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी यूजर के लिए एक यूजर आईडी निर्धारित की जाएगी। वो यूजर जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप का एक मेंबर होगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे अगर जो फाइल्स हम क्रिएट कर रहे हैं एज अ यूजर उसमें कौन कौन सी परमिशंस हैं इसको हमें देखना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ग्रुप फाइल का भी दिया है। तो यहाँ पे ये ग्रुप नेम है आपके लिए पहली एंट्री, एक पासवर्ड होगा एस्ट्रिक मैंने इसलिए लिखा गया है कि आपका एक लॉगिन विद पासवर्ड इस अकाउंट के साथ है, पासवर्ड आपको दिखाया नहीं गया। ये उसकी ग्रुप आईडी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है और ये लिस्ट है सभी यूजर आईडीज के लिए जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं, जिसका नाम स्टाफ है और ग्रुप आईडी कितनी है 17, ठीक है। तो हर चीज इस तरह से ऑर्गेनाइज लगेगी। अब ये ग्रुप आईडी और ग्रुप आईडी के हिसाब से यूजर आईडी है तो इसका मतलब क्या है, परमिशंस क्या होंगी फाइल्स के लिए, तो वो हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, यदि आप एक बार इनको भी देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा चीजें और भी अच्छे से आसान हो जाएंगी। जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो एक चीज ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू मैंने दिया है, मैं बहुत डिटेल में पहले ही लेक्चर में नहीं गया हूँ। कोई भी डायरेक्टरी है तो आपके पास एक फाइल नेम होगा, ठीक है। तो डायरेक्टरी इज अ लिस्ट ऑफ पेयर्स मैंने बोला, तो फाइल का नाम है और एक आईनोड नंबर। आईनोड बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके चलता है और आप इसको व्यू करने के लिए किसी भी वर्किंग डायरेक्टरी में जाके एलएस कमांड के साथ देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन डेमो में भी दिखाऊंगा। तो कोई भी एक आईनोड है वो कंटेन करेगा बहुत सारी आपकी एक इंफॉर्मेशन को, जहां पे आप देखेंगे कि कहाँ पे वो फाइल स्टोर्ड है, उस फाइल का लेंथ क्या है, लास्ट टाइम जब आपने उस फाइल को रीड किया है, राइट किया है, या आप एक्सेस करना भी कह सकते हैं, जब आपने उस आईनोड को रीड किया है लास्ट टाइम या उस पर राइट किया है तो आप ये वाली भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आईनोड अगर किसी भी फाइल का है लिनक्स में तो वो उसका एक सपोज कर लीजिए एक आइडेंटिफायर नंबर है जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है आईडीज की। तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ ओनर, तो ओनर का मतलब है एक यूजर आईडी। जनरली जो भी यूजर आईडी होगी किसी प्रोसेस की, ठीक है, दैट हैज क्रिएटेड द फाइल। तो यूजर आपके पास अगर कोई है तो वो स्पेसिफिकली एक फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। और यूजर की एक आपके पास आईडी होगी, उसका यूनिक आइडेंटिफायर जिसको हम यूआईडी कहते हैं। सिमिलरली अगर आपका कोई यूजर किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप की भी आपके पास एक आईडी होगी जिसके लिए मैंने यहाँ पे जीआईडी लिखी गई, दैट हैज क्रिएटेड द फाइल एंड दिस इज अ स्पेसिफिक एक आपका मेंबर, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अब आपके पास फाइल बन के आ चुकी है, एक यूजर ने एक फाइल बना दी। उस फाइल को अब एक्सेस करने के लिए आपको उसको परमिशंस देनी है जिसको हम प्रिविलेज बोलते हैं। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, जो यूजर के पास कम एक्सेस है वो नीचे है, जिसके पास ज्यादा एक्सेस है तो वो आपके लिए ऊपर है, जैसे वहां पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है। लेकिन यूनिक्स में वो अलग प्रकार से चलता है। तो हमारे पास 12 मोड है बिट्स, तो हमने 12 बिट्स को किस तरह से डिवाइड करा है जिसको हम एक्सेस बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ बिट्स हैं यूजर के लिए, कुछ है ग्रुप्स के लिए और कुछ अदर्स के लिए, जो कि इस यूजर को और ग्रुप के भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने सबको तीन तीन बिट्स दी हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये वाली जो है ये आपके यूजर का पार्ट है, ये आपके ग्रुप्स के पार्ट है और ये आपके लिए अदर है जो कि इनके अलावा है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला आपके पास 12 परमिशन है तो 12 में से तो 9 आपने यहाँ पे दिखा दी, बची 3 कहाँ गई, तो ये स्पेशल बिट्स होंगी जिनको हम आपको आगे दिखाएंगे और डेमो में भी देखेंगे। तो देखिए जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या उबंटू सिस्टम पे काम करेंगे तो यदि आप ऐसा कुछ लिखते हैं ls-l और आप सपोज कर लीजिए मेरी होम डायरेक्टरी है और आनंद मेरा यूजर है जहां पे मैं काम कर रहा था, तो मेरे को इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी कोई भी फाइल थी जिसका फाइल का नाम आपके पास क्या लिखा था 1.txt। यहाँ पे आप देखेंगे पहली एंट्री आपको डैश दिखाई दी, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं थी। अगर ये डायरेक्टरी होती फाइल ना होती तो वहां पे डी लिखा होता। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, यदि वो डायरेक्टरी नहीं है फाइल है तो वो एंट्री ब्लैंक हो जाएगी। ये रीड राइट एग्जीक्यूट,
तो रीड राइट एग्जीक्यूट ये आपका यूजर के लिए। फिर अगला वाला जो आपको दिख रहा है रीड, लेकिन राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ये आपका ग्रुप के लिए है। फिर रीड राइट एग्जीक्यूट सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये अदर्स के लिए। फिर आपके पास जो ये चीजें लिखी हैं ये यूजर का नाम है, ग्रुप का नाम है, ठीक है। फाइनली आपके पास आईनोड नंबर है, किस समय आपने फाइल को एक्सेस किया या मॉडिफाई किया, तो वो एक टाइम स्टैम्प है और एक फाइल का नाम दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जो कि आपको बहुत सारी चीजें बता रही। आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ये सिंपल एक आपका डेसिमल फॉर्मेट में मैंने लिखा है, जिसको बाइनरी के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया है। यदि सपोज कर लीजिए आपने किसी भी फाइल जो कि सपोज 1.txt थी, उसकी फाइल की परमिशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने की कमांड है ch मोड, ठीक है। हम ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं ch ग्रुप से, ओनर को भी चेंज कर सकते हैं ch ओन से, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा छोटा सा। तो अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है तो 3 है आपके पास, 0 0 0, यानी कोई भी परमिशन नहीं दी गई, तो नंबर है 0। तो आपका यहाँ पे सिंपल ये बाइनरी फॉर्मेट में मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। आप यदि इस तरह से दे रहे हैं कि आपने बोला खाली मैं इस समय एग्जीक्यूट परमिशन दूंगा, तो 1। यदि आपने सभी परमिशन दे दी है रीड राइट एग्जीक्यूट के लिए, दैट मीन्स आपका डेसिमल नंबर क्या बनेगा, 7। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं। यदि आपकी फाइल के पास सपोज कर लीजिए सारी परमिशन है 7 7 7, तो ये आपका 7 है, ये 7 है, ये 7, देखिए 1 1 1, तो ये आपके लिए 7, 1 1 1, तो ये 7, 1 1 1, तो ये 7। यदि आपने बोला कि नहीं मेरे को इस तरह की परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट, इसमें से मैंने ग्रुप में से राइट वाली परमिशन हटा दी, तो ये आपके लिए 7 है क्योंकि ये 1 1 1, ये आपके लिए 1 0 1, तो ये कितना हो गया 5। तो देखिए आप यहाँ से 1 0 1, तो ये आपके लिए इसीलिए क्या लिखा गया 5, ठीक है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। अब कुछ स्पेशल परमिशंस बची हैं, तो ये देखने से पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से आप इस चीजों को मॉडुलेट करेंगे। तो मैं आपको बाद में एक मशीन भी दूंगा जो कि आपकी लैब का पार्ट होगी, जिसमें आप ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पहले उससे चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से अगर आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो मॉडिफिकेशंस किस प्रकार आप कर पाएंगे। देखिए, तो ये एक नॉर्मल सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, इसको आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सा कमांड उबंटू में लिखा है ls-l, ठीक है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डायरेक्टरी है ऑल एक्सेस, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो आप देख सकते हैं अगर ये डायरेक्टरी है तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है और सभी परमिशंस इसको मिली हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। ये चेंजेस और ये सारी चीजें आप वैसे भी व्यू कर सकते हैं जब आपको सिस्टम में एक्सेस दी जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसको चेंजेस करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोई भी फाइल थी, ठीक है, abc1.txt, तो ये इस तरह से सभी परमिशंस इसको मिली हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी परमिशंस चेंज करना चाहें तो मैंने लिखा ch मोड, ठीक है, o+wx, और फाइल का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज abc1.txt, इस तरह से। लेकिन अभी सभी परमिशंस थी तो मैंने माइनस किया। माइनस करने का मतलब परमिशंस को हटाना। कहां से हटा रहे हैं, अदर से। कौन कौन सी परमिशंस हट रही हैं, wx। इसका मतलब ये wx लास्ट वाला आपका हट जाएगा और आपके पास खाली एक रीड की परमिशन बचनी चाहिए थी इस फाइल के लिए। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और एक बार देखा, फिर से देखने के लिए दोबारा से सेम ls-l चलाया इस फाइल के लिए। तो देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, पहले रीड राइट एग्जीक्यूट अदर्स के लिए पहले से था, लेकिन अब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो अगर आप परमिशंस को चेंज करना चाहें तो चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप माइनस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्मेट में भी चल सकता है, आपका बाइनरी फॉर्मेट में भी चल सकता है, लेकिन अभी ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर चेंज करना चाहें वापस से, तो आपने एडिशन भी कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे चेंजेस फाइल्स के रिगार्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपने फाइल्स में चेंजेस कर ली हैं तो ये सिंपल से प्रोग्राम मतलब कमांड्स हैं जो लाइनेक्स में चलते हैं, ठीक है। ch मोड अभी तक मैंने सिर्फ यूज किया है। ch मोड करने का मतलब है कि आप फाइल्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब परमिशंस को चेंज कर रहे हैं। परमिशंस का मतलब कि आपने रीड राइट एग्जीक्यूट यानी 9 बिट्स में मैंने चेंज किया है,
अभी आखिरी की 3 बिट्स को मैंने किसी भी प्रकार से यूज नहीं किए। अब आपसे मैंने आईडी की बात करी थी, तो देखिए किसी भी यूजर की अगर आपको आईडी की जानकारी चाहिए तो आईडी माइनस यू, यानी वो यूजर का नाम आपको देना होगा। तो आनंद इस समय यहाँ पे यूजर है, तो उसकी आईडी क्या मिली, 1000। ग्रुप अगर जानकारी करनी है तो ग्रुप के लिए माइनस जी यूज कर सकते हैं। कैपिटल जी यूज करेंगे तो सभी के सभी आपको आईडीज मिल जाएंगी। और आईडी सिंपल किसी यूजर के नाम के साथ लिखेंगे आनंद के साथ, तो यूजर आईडी, ग्रुप आईडीज भी आपको सभी ग्रुप्स की मिलेंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो चेंजेस मैंने आपको भी 9 बिट पे बताए हैं अभी, लेकिन 3 बिट्स बची हैं। तो ये 3 बिट्स इस प्रकार से मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको भी देखिए और कैसे यूज करना है। तो एक होती है एस यू आई डी, एस जी आई डी, जिसको हम सेट यूजर आईडी और सेट ग्रुप आईडी कहते हैं। अंत में मेरे पास स्टिकी बिट। ठीक है, स्टिकी बिट आप सिंपल डायरेक्टरीज पे यूज करेंगे, फाइल पे यूज नहीं होगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर एस यू आई डी और एस जी आई डी सेट है, सेट का मतलब है एनेबल्ड है, ठीक है, किसी भी के लिए, तो ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो एस यू आई डी अगर सेट है, देन यूजर जो है कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकता है, लाइक किस तरह से कि वो खुद ओनर है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए मैं ओनर हूं और मेरे पास परमिशन है किसी पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए, और कोई सपोज कर लीजिए यूजर है, उसको अगर एस यू आई डी को मैंने सपोज कर लीजिए सेट कर दिया गया है, तो वो उसी प्रकार से उस फाइल को रन कर पाएगा जिस प्रकार से उसका ओनर कर रहा था, यानी कि मैं। ठीक है, तो एस यू आई डी का मतलब होता है कि आपका यूजर आईडी और ग्रुप आईडी जो भी है वो आपने सेट की है। ठीक है, स्टिकी बिट की इंफॉर्मेशन, स्टिकी बिट हम डायरेक्टरीज पे लगाएंगे। अगर डायरेक्टरीज पे स्टिकी बिट अगर आपने लगा दी है, तो यदि आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो उसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो आपको अलग से राइट दे रहा कि चेंजेस मत करिए। अगर आपने वहां से वो चीज हटा दी, स्टिकी बिट से हटाई, यानी आपने उसको रीसेट कर दिया, तो आप चेंजेस कर पाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल डायरेक्टरी बनाई है जिसका नाम मैंने ऑल एक्सेस कर दिया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी है। तो आप अगर आप कमांड चलाएंगे ls माइनस एल डी ऑल एक्सेस, तो आपको ये डायरेक्टरी की परमिशन डी मिलेगी। बाकी रीड राइट एक्स की परमिशन दी है, जिसको मैंने बाद में ch मोड 777 करके चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास सारी परमिशन यहाँ पे मौजूद है, तो सारी परमिशन मिली। अब देखिए हम चलते हैं इसके अंदर। डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए cd यानी चेंज डायरेक्टरी किया। एक फाइल मैंने पहले क्रिएट करी जिसका नाम मैंने रखा है यूजर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर 0.txt। तो एक फाइल भी आपके पास क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम इस समय ये है। इसमें कुछ भी मैंने कंटेंट लिख दिया, उसके लिए आप परेशान ना हो, आप कुछ भी कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी ऑल एक्सेस के अंदर एक यूजर फाइल 1.txt मैंने बनाई। ये तो 0.txt थी जिसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा। फिर मैंने 1.txt बनाया है आपके लिए, इसमें भी मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, तो 2 फाइल्स बन गई। तो ये काम आप कर लीजिए। अब आप देखिए कि और इसके बाद क्या करना है। आपको चेंजेस करने हैं मेरे को। मैंने पहले ch own कमांड लिखा, यानी ओनर चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ओनर चेंज करके मैंने, पहले ओनर आनंद थे लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ओनर भी चेंज कर दूं, तो मैंने गेस्ट कर दिया। ठीक है, दोनों फाइल्स के लिए, एक बार यूजर फाइल 1 के लिए चेंज किया है, ठीक है, और एक बार इसी प्रकार से मैंने फाइल 1 के लिए भी चेंजेस किए हैं। तो मैं फाइनल चेंजेस आपको दिखा देता हूं कि ये करने से क्या क्या चेंज हो गए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि फाइनल चेंजेस आपको मैंने बोले, तो ओनर भी चेंज हुआ है और ग्रुप भी चेंज होगा। तो दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो ये फाइनल आपके पास आएगा। अगर आप एक एक करके लाइन को देखेंगे, तो मैंने पहले आपका ch own कमांड यूज किया इस लाइन पे जहां पे मेरा कर्सर है। तो मैंने आपका ओनर गेस्ट कर दिया है फाइल नंबर 1 के लिए, गेस्ट 2 कर दिया है, ठीक है, फाइल 1 के लिए ही। फिर मैंने ग्रुप चेंज किया फाइल 0 के लिए, और उसके बाद फिर मैंने ग्रुप को गेस्ट 2 कर दिया ताकि आप उसको इजिली एक बार देख सकें। अब फाइनल चेंजेस हुए क्या है, उसके लिए आप ls कमांड ls माइनस lrt करेंगे। तो जो फाइल यूजर फाइल 0 थी, उसका जो ओनर और आपके जो आप ग्रुप हैं वो गेस्ट हैं, और दूसरी फाइल के लिए गेस्ट 2। ठीक है, ताकि मैं किसी दूसरे गेस्ट में या किसी दूसरे ओनर के थ्रू अगर कोई चेंजेस करना चाहूं तो क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले ch मोड प्लस टी किया। तो अगर आप प्लस टी करेंगे, इसका मतलब है कि मैंने इस ऑल एक्सेस वाली डायरेक्टरी पे एक नई परमिशन ऐड कर दी है, जो कि आपको लास्ट में टी दिख रही होगी। तो ये परमिशन होती है आपकी सेट यूजर आईडी
ठीक है, जो कि पहले नहीं यूज करी गई, यानी मैंने उसको सेट कर दिया है। अब देखिए, अगर जब आपकी आईडी सेट होगी तो क्या आप इस पर्टिकुलर ऑल एक्सेस के अंदर पड़ी हुई फाइल्स को चेंज कर पाएंगे? देखिए हम करते हैं। हमने सुपर एसयू किया, गेस्ट, पासवर्ड डाला, अब मैं अंदर आ गया हूं, मैंने एक्सेस किया ऑल एक्सेस वाली लाइब्रेरी को, सॉरी डायरेक्टरी को, जिसके अंदर 2 फाइल पड़ी थी। अब मैं ये चाह रहा हूं मूव करना फाइल 0 को फाइल 1 में, या आप कैसा भी कर लें, फाइल 1 को 0 में करें या 0 को 1 में। क्या आपको ऐसी परमिशन है? नहीं है। तो आपका परमिशन आपको नहीं मिली, क्यों? क्योंकि ऑल एक्सेस जो आपके पास डायरेक्टरी थी, आपने उसमें +T यानी आपने एक्स्ट्रा बिट उसमें ऐड कर दी है। अब आपको परमिशन नहीं है उसमें कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन यदि मैं इस +T को हटा दूं, यानी मैं लिखूं chmod -T ऑल एक्सेस, तो वहां से वो बिट हट जाएगी और मैं चेंजेस कर पाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं बाहर आता हूं, इससे मैं एग्जिट किया, मैंने लिखा chmod -T यानी उस परमिशन को हटा दिया जाए। मैं फिर से एक बार गेस्ट के अंदर जाता हूं, चेंजेस करने के लिए देखता हूं, मैंने cd किया, मैं फिर से मूव करता हूं यूजर फाइल 1.txt, यूजर फाइल सपोज 0.txt में, और ये मेरे को परमिशन अब की बार ग्रांट कर देगा। देखिए इसने मेरे को परमिशन दे दी। क्यों? अब अगर आप एलएस करेंगे तो आपको एक ही फाइल दिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपने एलएस किया तो आपको यूजर फाइल 0.txt दिखी, क्योंकि 1 वाली पूरी की पूरी मूव होके 0 में आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए पहले आपके पास +T था, यानी आपके पास एक्स्ट्रा बिट्स थी, आपके पास परमिशन नहीं थी वहां पे चेंज करने के लिए किसी भी गेस्ट के थ्रू या किसी भी दूसरे यूजर के थ्रू। लेकिन अगर आपने उसमें -T कर दिया, लेकिन आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको परमिशंस के बेसिस पे मिलती हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो अभी हमने तक खाली ये देखा है कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करें, तो किस प्रकार से आप अपनी फाइल्स परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास विंडोज में कुछ बेसिक परमिशंस हैं, कुछ एडवांस परमिशंस हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका यूज होता है दैट इज इंटायरली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। वहां पे 12 बिट्स में हमने काम किया, यूजर के आधार पे, ग्रुप के आधार पे, अदर्स के आधार पे, और यदि आपको एक्स्ट्रा परमिशंस देनी है तो उसके लिए सेट यूजर आईडी, सेट ग्रुप आईडी, जिसको SUID SGID भी बोलते हैं, और लास्ट में स्टिकी बिट्स भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।